बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया बल आघूर्ण और बल आघूर्ण का सदिश रूप। आज हम अध्ययन करेंगे कोणीय संवेग। तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो कोणीय संवेग किसे कहते हैं, समझ में आया? किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। और कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है और इसे हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? L वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसको शब्दों में अगर हम सूत्र रूप में लिखें तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है रेखीय संवेग गुणित अक्ष से कण की लंबवत दूरी। कौन से अक्ष से? घूर्णन अक्ष से। तो यह इसका शब्दों में क्या होता है, सूत्र होता है। आइए देखते हैं कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। मात्रक तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू रेखीय संवेग, अर्थात रेखीय संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड रेखीय संवेग का मात्रक गुणित मीटर क्या होता है? दूरी का मात्रक। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। यह होता है कोणीय संवेग का मात्रक। विमीय सूत्र तो कोणीय संवेग बराबर किसका विमीय सूत्र? रेखीय संवेग का विमीय सूत्र और दूरी का विमीय सूत्र। क्या होता है? रेखीय संवेग का विमीय सूत्र होता है MLT-1। रेखीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-1। और दूरी का हम किससे मापते हैं? लंबाई से। तो इसकी विमा कितनी होती है? L। तो L गुणा के रूप में है तो आधार समानत घात आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए विमीय सूत्र हमको प्राप्त होगा M L का पावर 1 L का पावर 1 अर्थात L2T-1। यह है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। अगला है कोणीय संवेग का सदिश रूप। कोणीय संवेग का सदिश रूप। कोणीय संवेग को सदिश रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, आइए अध्ययन करते हैं। तो मान लो क्या है, m द्रव्यमान का एक पिंड P है। m द्रव्यमान का एक पिंड या एक कण P है। यह
मूल बिंदु ओ से, ये मान लो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु ओ से इसका स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर आर है। ठीक है, मान लो m द्रव्यमान का क्या है, यहाँ एक कण P है जिसका मूल बिंदु O से स्थिति सदिश वेक्टर r है। तो हम यहाँ मूल बिंदु O से 3 अक्ष ले लेते हैं इस प्रकार से, ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो अब हमें कण O के परितः कोणीय संवेग क्या है मालूम है, क्योंकि अतः बिंदु O के परितः कण का कोणीय संवेग क्या होता है हम जानते हैं, रेखीय संवेग गुणित दूरी। कौन सी दूरी? घूर्णन अक्ष से कण की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी। ये लंबवत दूरी मान लो क्या है, ON है। तो L इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल p मल्टीप्लाई लंबवत दूरी ON। p यहाँ क्या है, रेखीय संवेग है। जहाँ यदि क्या हो, R और P के बीच का कोण क्या हो, R और P के बीच का कोण क्या हो, फाई हो। यदि वेक्टर R और वेक्टर P क्या है, कण का रेखीय संवेग के बीच का कोण फाई है, तो अब हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मिला ONP। कौन सा? ONP में। इसलिए समकोण त्रिभुज ONP में साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब ON बटा कर्ण OP, तो ON अपॉन OP यही होता है ना साइन त्रिकोणमिति से। साइन इज इक्वल टू इस फार्मूला से LAL अपॉन KA से, ये साइन का होता है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ON कर्ण OP। और ON का वैल्यू हम जानते हैं, मालूम नहीं है सॉरी, ON और OP का वैल्यू क्या है, R। OP का वैल्यू कितना है, R है। इसलिए ON का मान निकालने के लिए R को हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन फाई। ON इज इक्वल टू क्या मिल गया, R साइन फाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और इस समीकरण 1 में ON का मान हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, समीकरण 1 में मान रख दिए तो L इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R साइन फाई, P मल्टीप्लाई R साइन फाई। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, RP साइन फाई।
क्योंकि गुणा के रूप में है, क्रम बदल देने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा समीकरण नंबर 2। परंतु क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी इज इक्वल टू होता है आर पी साइन फाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, एल भी किसके इक्वल हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से। ये तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये दोनों मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 आर पी साइन फाई किसके बराबर है, एल के बराबर है, और समीकरण 3 आर पी साइन फाई वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी के बराबर है। इसलिए दोनों समीकरणों से ये वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। यह है कोणीय संवेग का सदिश रूप। आगे अध्ययन करेंगे हम कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो आइए देखते हैं कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है। किसी कण का कोणीय संवेग, किसी कण का कोणीय संवेग हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर का क्रॉस वेक्टर पी। ये होता है जहां आर क्या है, कण का स्थिति सदिश है, पी कण का रेखीय संवेग है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। डी अपॉन डी टी क्या प्रदर्शित करता है, अवकलन को प्रदर्शित करता है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ गुणा के फॉर्म में है, इसलिए दोनों का अवकलन का गुणा का सूत्र लगेगा। तो डी वेक्टर एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यह हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का अवकलन अर्थात वेक्टर आर इंटू सेकेंड का अवकलन वेक्टर आर क्रॉस सेकेंड का अवकलन डी वेक्टर पी अपॉन डी टी प्लस सेकेंड वेक्टर पी क्रॉस फर्स्ट का अवकलन डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। यह सूत्र होता है फर्स्ट सेकेंड का अवकलन धन सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। तो क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, डी वेक्टर पी अपॉन डी टी क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, और यह बराबर होता है बल के। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर पी का वैल्यू किसके बराबर होता है, वेक्टर पी इज इक्वल टू होता है एम वी। ये रेखीय संवेग है और संवेग एम इंटू वी के बराबर होता है मल्टीप्लाई वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेग। ठीक है, तो हमने मान रखा डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, यह किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर,
और गति के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, तो डी वेक्टर पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर एफ प्लस संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो संवेग p के स्थान पर हमने क्या रख दिया, m इंटू वेक्टर v और मल्टीप्लाई डी वेक्टर r अपॉन डी टी, इसका मान होता है dv। यह ताक्षणिक वेग का मान होता है, तो वेक्टर v हमने मान रख दिया, तो डी वेक्टर l अपॉन डी टी, तो डी वेक्टर l अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस m को बाहर निकाल दिए और v क्रॉस v, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और हम जानते हैं किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा करने पर उनका जो सदिश गुणनफल होता है वह शून्य प्राप्त होता है, चूंकि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0। यह हमने सदिश विश्लेषण में पढ़ा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा डी वेक्टर l अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने और पहले बताया कि दो सदिशों को या किसी समान सदिश को उसी सदिश से गुणा करने पर उसका सदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो v को v से ही गुणा करेंगे तो उनके मध्य जो एंगल बनता है 0 और साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो हमें मिला डी वेक्टर l अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f यह किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण अर्थात टाउ के बराबर। तो चूंकि वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f इज इक्वल टू होता है टाउ वेक्टर, तो ये हो गया समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों के बराबर ये मान है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू डी वेक्टर l अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू डी वेक्टर l अपॉन डी टी। यही संबंध होता है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के मध्य। तो इस प्रकार से हम कोणीय संवेग के सूत्र से बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध है इसको ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।